नमस्कार दर्शकबिन, मेरा नाम राजीव दास। मैं वेस्ट बंगाल के अलीपुर जगह से हूँ। यह जो घटना मैं आज जो कहने जा रहा हूँ, ये तकरीबन 13 या 14 साल पहले का है। अभी हमारा घर जैसा है तब वैसा नहीं था। तब हमारा घर एक तले का था। एक रात मैं पढ़ाई कर रहा था। रात के तकरीबन 7 बजे होंगे कि तभी पढ़ाई करते करते ऊपर रॉड लाइट की तरफ भी मैं देख रहा था। तभी मुझे वो एक कीड़ा दिखा। वैसे तो हम यहाँ इस कीड़े को उड़ता दिमक कहते हैं, पर दूसरे जगह क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। पर मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अपने जीवन काल में एक ना एक बार तो इस कीड़े को कभी ना कभी तो देखा ही होगा। यह कीड़ा उजाले व लाइट से काफ़ी जल्दी आकर्षित होते हैं। मैं जब पढ़ाई करते करते देख रहा था तो ऊपर जले रॉड लाइट की तरफ 4-5 कीड़े थे, पर एक ही क्षण में देखते ही देखते वहाँ कीड़ों का भड़मार हो गया। उन कीड़ों की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। घर पर उस समय कोई न था, सभी किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे। उस रात सिर्फ मैं अकेले ही उस रूम पे पढ़ाई कर रहा था। उन उड़ते कीड़ों की वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, पर मुझे उन उड़ते दिमाग से छुटकारा पाने का तरीका मालूम था। मुझे दादाजी ने बहुत पहले सिखाया था कि एक मोमबत्ती को एक थाली में जलाकर उस थाली पर पानी भरकर बाहर बरामदे पर रखना है और घर के सारे लाइट्स को बंद कर देना है। मैंने ठीक वैसे ही किया। वैसे करने के साथ ही साथ जितने भी उड़ने वाले दिमाग थे वे सभी निकलकर उस थाली पर रखे मोम के आसपास मंडराने लगे। कईयों के पंख गिरे, कहीं उस थाली पर रखे पानी पर गिरकर अचल बन गए। मोमबत्ती के पास बैठकर मैं वह दृश्य देख ही रहा था कि तभी मुझे मेरी माँ की आवाज सुनाई दी कि मोमबत्ती बुझा। मैं अपना सर उसी मोमबत्ती की तरफ मोड़कर बैठा था और कहने लगा कि अभी और कीड़े बाकी है माँ। यह कहने के 2-3 सेकंड में ही मुझे याद आया कि माँ तो घर पर नहीं है। तो यह मुझसे कौन बात कर गई। मेरी आंखें इधर उधर देखने लगी, पर मुझे वहां कोई भी दिखाई नहीं दिया और फिर से मैं वही मोमबत्ती की तरफ अपने घुटने मोड़कर देखने लगा। उस बीच मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस होने लगा था। कभी लगता कि कोई मुझे साइड से देख रहा है और कभी लगता कि कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा है और कभी कभी तो ऐसा भी लगता कि कोई मेरे पीछे एकदम कान के पास आकर अपनी गर्म सांसें ले रहा हो। पर जब जब मैं अपने आंखों को टटोलते हुए चारों तरफ देखता, वहां मुझे कोई नहीं दिखाई देता और कोई भी ना दिखने की वजह से मैं इसे अपना वहम ही मान लेता। कुछ देर ऐसा ही चलता रहा और एक समय ऐसा आया कि बहुत देर तक अपने घुटने मोड़कर बैठने की वजह से घुटने दर्द करने लगे थे, इसलिए मैं खड़ा हो गया। मैं जैसे ही उठा, मुझे लगा कि मेरी दाईं ओर कोई है। मेरी दाईं ओर हमारे पड़ोसी के घर का दीवार दिखाई दे रहा था, पर उस दीवार पर एक परछाई भी दिख रहा था जो चुपचाप बिना हिले डुले उसी दीवार पर चिपका था। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरा ही परछाई है। तब मैंने जायजा लेने के लिए अपना एक हाथ ऊपर किया, पर उस परछाई ने वैसा नहीं किया जैसे मैंने किया था। एक इंसानी आकृति वाला परछाई बनने के लिए एक इंसान वहां होना बहुत ही जरूरी था, पर वहां कोई नहीं था। उस परछाई का स्रोत देखने के लिए मैंने उसके पैरों की तरफ देखा तो उसका कोई स्रोत ही नहीं था। वह तो अपने आप ही खड़ा था। भला एक परछाई अपने आप कैसे खड़ा हो सकता है? यह देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी और मैं वहां से धमाधम भाग निकला और दूर गेट पर जाकर मैंने अपना सर थोड़ा आगे करके दूर से ही उस दीवार को देखा तो वो परछाई एक हाथ ऊपर उठाकर
अपना हाथ हिला रहा था, जैसे कि वो मुझे अलविदा कह रहा हो। मैं तुरंत वहां से निकल गया और बाहर जाकर कुछ लोगों को इस बारे में कहा, पर थोड़ी ही देर बाद जब मैं सभी लोगों के साथ वहां गया तो वह गायब था। इस घटना का असर मुझे बहुत साल तक पड़ा। जब भी बरामदे पर खड़ा होता तो एक ना एक बार तो मैं उस दीवार की तरफ जरूर देखता और उस रात देखे गए उस खड़ा परछाई को मैं जरूर याद करता। नमस्कार, मेरा नाम देव विश्वास। अभी आपने जो राजीव का कहानी सुना, मैं उसी का एक दोस्त हूँ। मैं भी अलीपुर से ही हूँ, पर आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ, यह घटना अलीपुर का नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल में नागरकटा नामक एक छोटा सा गांव है। आज वहीं का घटना कहने जा रहा हूँ। दरअसल नागरकटा में मेरा एक चाचा का घर है और स्कूल की प्राय छुट्टियां मैं चाचा के घर पर ही मनाता था। एक समय मैं चाचा के घर पर ही था। कुछ देर बाद मेरे चाचा के दो बेटे आए, जो एक तो मुझसे बड़ा था और एक मुझसे छोटा, और वे दोनों मुझे अपने साथ ग्राउंड ले गए खेलने के लिए। उस ग्राउंड में खेलते खेलते प्राय शाम होने लगा था। मेरे चाचा का बड़ा बेटा, मतलब मेरे चचेरे भैया, वो हमें कहने लगे कि चलो अब शाम होने लगा है, अब घर के लिए निकलते हैं। उनके इतने कहते ही हम तीनों घर के लिए आगे बढ़े। आगे बढ़ ही रहे थे कि सामने एक दुकान दिखाई दिया। भैया सिगरेट पीते थे और वो भी छिप छिप के, ताकि घर वालों को और गांव वालों को पता नहीं चले। वो जिसका दुकान था वो मेरे भैया को पहचानता था। मैं नगरकटा का वासी नहीं होने के कारण भैया ने मुझे दुकान भेजा ताकि मैं उसके लिए एक सिगरेट और हम दो भाइयों के लिए बबल गम लेकर आऊं। उनके कहने के मुताबिक मैं वो सब लेकर आया और सिगरेट अपने भैया के हाथ पर थमा दिया, और भाई को मैंने एक बबल गम दिया और दूसरा बबल गम मैं चबाने लगा, और हम तीनों फिर से घर की तरफ बढ़ने लगे। बढ़ते बढ़ते हम घर के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। वहाँ वातावरण एकदम सुनसान पाकर उन्होंने सिगरेट वहीं पीने का फैसला किया, और हम दो भाई उसी बबल गम का मजा ले रहे थे। भैया ने सिगरेट मुंह में डाला तो उन्हें याद आया कि माचिस तो लिया ही नहीं। अपने इस बेवकूफ़ी पर वे खुद हंसने लगे और उन्हें देखकर हम दो भाई भी हंसने लगे। हम जहाँ खड़े थे वहाँ एक पुराना स्कूल था। उसी स्कूल के पास से एक आवाज आई, क्या हुआ, माचिस चाहिए? यह आवाज सुनते ही हम तीनों का सर आवाज की तरफ मुड़ा तो देखते हैं कि एक बेहद बूढ़ी औरत वहां मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उस बूढ़ी की पीठ थोड़े झुके हुए थे, बाल बिखरे और चेहरे पर झुर्रियां। मैं आश्चर्य था कि अभी तक यहाँ दूर दूर तक कोई न था। अभी अचानक एकाएक ये बूढ़ी दादी कहाँ से आई? उस बूढ़ी दादी को देखते ही मेरे भैया अपने आंखों को बड़े बड़े करते हुए और जोर से भाग कहते हुए वहां से दौड़ते दौड़ते भाग गए। मुझे लगा कि वह बूढ़ी औरत भी इसी गांव की होने की वजह से उन्होंने सिगरेट पीने की कोशिश करते हुए मेरे भैया को देख लिया था। वो बूढ़ी औरत कहीं चाचा को इस बारे में ना बोल दे, इसलिए भैया डर के मारे तुरंत वहां से भाग गए। छोटा भाई तो मेरे साथ ही था, पर उसका रो रो कर बुरा हाल था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि यह एकाएक क्या हो रहा है। मैं भाई को मनाता हुआ भाई को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा। जाते जाते मैं उस बुढ़िया को देख रहा था। वो बुढ़िया एकटक मुझे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत ही अजीब थी। मुझे लगा कि एकाएक बड़े भैया के चिल्लाने की वजह से और बुढ़िया को अचानक खुले बालों की अवस्था में देखकर मेरा छोटा भाई डर गया, इसलिए वो लगातार रोए ही जा रहा था। मैं रास्ते भर पूछता ही रहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू, पर वो तो बस रोता ही रहता। देखते ही देखते हम जैसे ही घर के आंगन में पहुंचे, मैंने देखा कि घर के बाहर आंगन में चाचा, चाची, बड़े भैया और पड़ोस के 2-3 लोग जमा हो गए हैं।
मेरे भैया का चेहरा अब भी डरा डरा सा था। बाकी लोगों के चेहरे का रंग भी उड़ा उड़ा सही था। कुछ देर वहाँ मामला समझने की कोशिश करने पर मेरे भैया बोले कि कुछ देर पहले हमने जिस बुढ़िया को वहाँ स्कूल के पास देखा था, वो बुढ़िया 3 महीने पहले ही मर चुकी है। ये सुनकर बहुत अजीब सा लगा। मेरे भैया ने कहा कि वह बूढ़ी औरत उसी स्कूल पर झाड़ू पोछा करती थी और बहुत बीड़ी पीती थी। वह बहुत दिनों से बीमार थी। उनके आगे पीछे कोई न होने की वजह से बीमारी के समय उनको देखने वाला भी कोई न था। बस गांव वाले समय समय पर जाते थे उन्हें देखने के लिए। और वैसे ही एक गांव वाला जब उन्हें देखने गया तो वह अपने बिस्तर पर मरी पड़ी थी। मेरे भैया के मुताबिक उस बूढ़ी औरत के मरने पर मेरे भैया भी उस मलामी पर गए थे। उन्होंने उस बुढ़िया के शव को खुद अपनी आंखों से जलते हुए देखा था। हम सभी इसी विषय में बातें कर ही रहे थे कि चाची अचानक अंदर से एक एल्बम ले आई। उस एल्बम पर कई सारे फोटो थे, पर उनमें से एक फोटो उन्होंने मुझे दिखाया और पूछने लगे कि कहीं यही बुढ़िया तो नहीं देखा तूने। जब मैंने उस फोटो को निहाल कर देखा तो वो फोटो सचमुच उसी बुढ़िया की ही थी। उस बुढ़िया का वो फोटो देखकर पक्का यकीन हो गया था कि ये वही बुढ़िया थी। क्यों भैया डर के मारे भाग कहते हुए वहां से भाग गए और मेरे भाई उसे देखकर क्यों डरने लगे और रोने लगे। सब कुछ स्पष्ट हो गया था। ये जानकर मेरे भी शरीर फूलने लगे डर से। और उस घटना की वजह से आज तक मुझे उस बुढ़िया का चेहरा याद है। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक थापा। आज मैं मेरे दादी द्वारा कही गई दादाजी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी के मुताबिक मैं तब बस सिर्फ 1 साल का ही था। तब यहाँ का वातावरण अभी जैसा घना बस्ती नहीं था। पहले यहाँ जगह जगह पर बांस के जंगल हुआ करते थे और घर बार भी बहुत कम था। मेरे दादाजी को एक रात घर लौटने में काफी देर हो गया था। उस समय भले ही रात के 7 या 8 ही बजे हों, पर ज्यादा लोग ना होने की वजह से और घर बार ना होने की वजह से उस समय भी काफी सुनसान लग रहा था। लोग उस समय 7 बजे ही खा पीकर सो जाते थे। रास्ता इतना सुनसान और शांत था कि उस जगह पर सिर्फ दादाजी का ही पैरों का आवाज आ रहा था कि तभी दूर से ही दादाजी को कई लोग दिखाई दिए। बांस के जंगलों के अंदर दूर कई लोग इधर उधर कर रहे थे। ज्यादा अंधकार और दूर होने की वजह से दादाजी को उनमें से एक का भी चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। दिखाई दे रहा था तो बस उन लोगों का काला परछाई जैसा आकृति। उन्हें दिखाई दिया कि उनमें से एक नीचे बैठकर कुछ काट रहा हो और दूसरे लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहा हो। पर मामला क्या था दादाजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दादाजी को लगा कि इतनी रात गए इतने लोग भला इस जंगल में क्या कर रहे हैं। दादाजी ने जानने की कोशिश की और वे उनके नज़दीक जाने लगे। उनके नज़दीक बढ़ ही रहे थे कि उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसके कारण उनके बढ़ते कदम अचानक थम सा गया। दादाजी की आंखें फटी की फटी रह गए। दिल की धड़कनें अचानक तेज होने लगी क्योंकि कुछ नज़दीक जाने पर उन्हें मालूम पड़ा कि वह लोग कोई इंसान नहीं बल्कि मसान है। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे मसान हैं, वे झट से एक झाड़ी पर जा छिपे। मेरे दादाजी को भूत पिशाच या मसानों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो था। वे छिप छिप कर देखने लगे। वे देखते हैं कि एक मसान वहां बैठकर मांस काट रहा था और उसी मांस के टुकड़े को दूसरे मसानों के साथ बराबर भाग लगा रहा था और दूसरे मसान उसी मांस को लेने के लिए वहां खड़े थे। कुछ देर वैसे ही मांस काटते काटते उस मांस काटने वाले मसान के गले से आवाज निकला, जितने भी टुकड़े करो इस मांस का, फिर भी एक टुकड़ा ज्यादा ही निकलता है। जरूर यहाँ और कोई भी है। हे मनुष्य,
बाहर निकल और अपना भाग का मांस ले जा। यह सुनते ही मेरे दादाजी जैसे जम से गए। मेरे दादाजी भले ही एक झाड़ पर छिपे थे, पर सभी के सभी मसान मेरे दादाजी की तरफ मुड़ने लगे। मेरे दादाजी को पता चल गया था कि अब छिपने का कोई फायदा नहीं। मेरे दादाजी सर झुकाए हुए खड़े हो गए और सर झुकाते ही हुए आगे बढ़ने लगे। दादाजी का सर नीचे झुके होने की वजह से वे मसानों का चेहरा नहीं देख पाए। उन्हें दिखाई दे रहा था तो बस उनके पैर। दादाजी धीरे धीरे आगे बढ़कर वो मांस काटने वाला मसान के पास पहुंच गए। सिर झुके होने के कारण उन्हें सामने सिर्फ उस मसान का पेट से लेकर पांव तक दिखाई दिया। उसके एक हाथ पर एक धारदार मांस काटने का हथियार था जिस पर बहुत खून लगे थे, और दूसरे हाथ पर एक काले कपड़े का पोटला। उस काले पोटले पर कुछ खून लगे थे। वो पोटला दादाजी के हाथ पर दिए। वो लेने के बाद दादाजी पीछे मुड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। वे बढ़ ही रहे थे कि पीछे से उस मसान का फिर से एक आवाज आया। जा मनुष्य जा, अब पीछे मुड़कर मत देखना। वो आवाज सुनते ही मेरे दादाजी के रोंगटे खड़े हो गए। बहुत दूर तक मेरे दादाजी वैसे ही सर झुकाए चल रहे थे। जब उन्हें लगा कि वे उन सभी मसानों से काफी दूर निकल गए हैं, वे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वे घर के काफी नजदीक पहुंच गए। तब घर के अंदर प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने वो काला पोटला खोला तो उन्हें पोटले में से एक इंसानी हाथ मिला। वो देखते ही उस हाथ को पोटले सहित उन्होंने पहाड़ से नीचे बहुत दूर फेंक दिया और झटपट घर के अंदर आ गए। और अंदर आते ही उन्होंने सब घर वालों को उठाए और सब कुछ उन्होंने कह दिया। कहते हैं कि मसान द्वारा दिया गया वो मांस का टुकड़ा अगर घर ले आते तो वह सुबह होते ही सोने में बदल जाता है। ये सुनते ही मैंने दादी से पूछा कि तो दादाजी ने उस मांस के टुकड़े को फेंका क्यों? तब दादी ने कहा, अगर तेरे दादाजी वो पोटला घर ले आते तो वो मांस भले ही सोने में बदल ही जाता, पर कुछ ही दिन बाद तेरे दादाजी को भी वो मसान उसी तरह काटते जिस तरह से वहां उस रात किसी दूसरे इंसान का मांस काटा जा रहा था। दादी की यह बात सुनते ही डर के मारे मेरे चेहरे का रंग ही उड़ गया। तो दर्शकबिन, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। स्कैरी बेल।